गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पे दिए बयान को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों सड़क से लेकर सदन तक जो प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन, वो जारी रहा। अब इस पूरे मामले में बहुजन समाजवादी पार्टी का एंट्री हो गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, अब बसपा की इसमें एंट्री हो गई है। देशव्यापी जो प्रदर्शन है आज बसपा का शुरू होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा के कार्यकर्ता तो बाबा साहब के अनुयायी है ही है। मामला केवल बहन जी का बिगड़ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस समय हो गई हैं। और इस मुद्दे को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर इसको लिया, जिससे बहन जी थोड़ा घबराई हुई हैं कि कहीं मेरा वोट बैंक तो खिसक नहीं जाएगा, जिसके कारण वो इस पर लौट रही हैं, इस कार्यक्रम पर नहीं तो इतने दबाव में है कि वो कार्यक्रम पर नहीं लौटती। उनको अमित शाह का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह का स्टैंड लिया पार्लियामेंट के अंदर और हम लोग विधानसभा अंदर के और विधान परिषद के अंदर, तो अब एक उनको घबराहट जैसी है कि हमारा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। और हुआ भी था पार्लियामेंट के अंदर संविधान बचाने के नाम पर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मायावती पर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह का दबाव है, इसलिए वो स्टार्टिंग में मुखर होकर सामने नहीं आई और वोट बैंक के लिए अब प्रोटेस्ट हाँ, अब वोट बैंक के लिए उस पर उनका ध्यान गया है जबकि मैं समझता हूँ कि दलित समाज के पढ़े लिखे लोग करीब करीब सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बहन जी के साथ कल्याण नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव साहब जी के साथ मिल करके अगर काम करें तो हमारी बहुमत हो जाएगी और हमारी सरकार हो सकती है और हमारी सुरक्षा हो सकती है। ऐसा पार्लियामेंट में जो संदेश गया, और पार्लियामेंट में आपने देखा कि 80 सीटों में 43 सीटें 43 सीटें ये लोग जीते 37 अपने और कांग्रेस के समर्थन। तो कांग्रेस का तो वोट बैंक था नहीं, इन्हीं के वोट के बदौलत 6 सीटें उनकी भी जीत निकली तो अब लगता है कि यूपी में 50% प्लस से प्लस हो गए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। तो इससे घबराहट बीजेपी को भी बहुत घबराहट है और बहन जी को भी घबराहट है जबकि बहन जी को घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी काम करेंगे, उन्होंने ये वायदा किया है, सबका संकल्प लिया है। हम लोग थे बैठे वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब मैं राजनीति अम्बेडकरवाद और लोहियावाद को आधार बना करके करूँगा। तो उसे घबराना नहीं चाहिए आप लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया है, उसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट भी जारी है। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने कभी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं किया, हम हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। ये तो हमेशा मनुवाद के समर्थक रहे हैं, मनुवादी रहे हैं। और मनुवाद और अंबेडकरवाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये हमेशा उनके विरोध में रहे, कभी इनके पक्ष में नहीं रहे और ये लोग आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के भी फॉलोअर नहीं रहे, उनके भी एंटी रहे ये लोग तो जब देश गुलाम था तो ये भी अंग्रेज़ों के भी साथ रहे। तो इनका इतिहास बहुत लंबा है ये राजपाट जो आज कर रहे हैं वो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों को गुमराह करके उनको लालीपाप दे के 1000-2000 रुपया दे के 5 किलो राशन दे करके ये राजपाट कर रहे हैं जो गरीबी का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। वास्तव में ये कभी भी समाज के हितैषी नहीं रहे लखनऊ में बैंक रॉबरी हुई, उसमें 2 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, 3 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 अभी भी फरार चल रहे हैं।
लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पुलिस इनकाउंटर करती है तो आप लोग उस पे सवाल खड़े करते हैं। माता प्रसाद ने कहा है कि इनकाउंटर में पुलिस को कभी क्यों नहीं गोली लगती है। लगातार आप लोग इनकाउंटर की नीति पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इनकाउंटर शब्द की अगर आप जो है शाब्दिक व्याख्या करेंगे तो इनकाउंटर माने होता है कि इधर से भी वार हो और उधर से भी वार हो, उसको इनकाउंटर कहते हैं। इधर से पुलिस गोली मार देती है, कोई घायल हो जाता है, और उधर से कहीं पुलिस को खरोंच भी नहीं आता है, तो उसको हम लोग फर्जी इनकाउंटर कहते हैं जो है। और इनकाउंटर में जो है, आप एक चीज़ और ध्यान दिया करिए, आप लोग मीडिया के साथी हैं, इसमें मैं 100% की बात नहीं कर सकता, लेकिन 98% जहाँ तक मेरे निजी ज्ञान की में है कि ये जो है जिनको पकड़ना चाहते हैं उनके घर से उनको रात में उठा लेते हैं, या इनके मुखबिर हैं जो बुला करके कहीं न कहीं उनको पकड़वा देते हैं जो है, और उनको ले आकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने पास से रखते हैं, और उनसे कुछ पूछना जांचना चाहते हैं तो पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद ये कहीं निर्जन स्थान पर ले जाते हैं रात में, और उनसे कहते हैं कि अच्छा तुम अब गाड़ी से उतरो, अब भागो। तो गाड़ी से उतर करके जो भागने लगता है तो ये पीछे से पैर में गोली मार देते हैं। इसकी मेरी बात की क्या सत्यता है, इसको आप लोग जरा परखा करिए जो है कि जो भी गोलियां लगती हैं वो पीछे से क्यों लगती हैं। मतलब आप आगे से गोली लगनी चाहिए। इनकाउंटर अगर होता है तो दोनों आदमी आमने सामने होता है, और ये जो है पीछे एक आदमी भाग रहा हो, पीछे से एक आदमी गोली मार रहा, पैर में गोली लगी किधर से, आगे से लगी कि पीछे से लगी। अगर पीछे से लगी तो इन्होंने पकड़ करके उसको जो है मार करके उसको जो है दिखाते हैं इनकाउंटर जो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं लगभग सब फर्जी हो रहे हैं। नहीं, 98% की बात कर रहा हूँ। 1-2% कहीं हो सकता है ऐसा जो सही चीज़ें हों, लेकिन 100% पर नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन 98% मेरी जानकारी में है कि ये फर्जी इनकाउंटर करते हैं, और बदमाशों का तो कम करते हैं, ये बदमाश बनाते हैं। सबसे बड़ी इस समय जो है, ये क्राइम को बढ़ावा देने के लिए किसी भी शरीफ आदमी के खिलाफ मुकदमा एक ठे दर्ज करा दिए, फिर दूसरा दर्ज करा दिए, तब तक फिर गुंडा एक्ट उस पर लगा दिए, तो फिर गैंगस्टर लगा दिए, फिर इनाम जो है घोषित फर्जी कर दिए, फिर इनकाउंटर कर दिए। इनकी ये नीति है। नहीं, ये बदमाशों को बदमाशी नहीं क्यों रोकते हैं, ये बदमाश बना रहे हैं समाज में जो है, क्रिमिनलों को ये और बढ़ावा दे रहे हैं जो है। अब बताइए कि जो अपराधी इतना हो गया, अब तो नौकरी कहीं नहीं कर सकता, तारीख उसको देखने जाना है जो है। अब वो गैंगस्टर गुंडा एक्ट में है तो वह तो अब तो गाँव पर रहेगा ना, अगल बगल रहेगा, और उसके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। इतने धाराओं में गलत इन्होंने वो कर दिया, वो कैसे उसका जो है परिवार चलेगा, वो कैसे वो जो है जिंदा रहेगा, तो वो गलत काम करने लगते हैं। प्रयागराज में कुंभ की तैयारी जोरों पर चल रही है। लगभग कहा जा रहा है कि 45 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचेंगे और लगभग 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी भी आएंगे। तो इस पूरे तैयारी को कुंभ को आप किस तरीके से देखते हैं। कुंभ की तैयारी जो भी हो रही है वह हिंदू धर्म के अनुसार ठीक ही है जो है। जो लोग उनका नहाने का मन कर रहा है वो जा कर के गंगा जी में स्नान करें, संगम में स्नान करें, उसका हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध एक चीज़ का है कि इनको खाने के नाम पर ये पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और नहाने के नाम पर जिस नहाने की पूरी छूट है, काशी में कोई आके ना स्नान कर सकता है, कोई जो है प्रयागराज में कर सकता है, गंगा जी जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ स्नान कर सकता है। लेकिन गंगा जी में स्नान करने के नाम पर 41 अरब रुपया इन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से ले लिया, और 500 करोड़ रुपया जो है केंद्र से भी आ गया। यह इसकी कोई ऑडिट नहीं होती है, इस नाते ये पैसे का बंदरबांट
करते हैं। ये 50% पैसा भी उन कार्यों में खर्च नहीं कर रहे हैं। 50% पैसे में सारा काम होता है, 50% पैसे इनके पास नाजायज चले जाते हैं जिसकी ऑडिट होनी चाहिए। इसका आय व्यय का ब्यौरा होना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार का पैसा है, गरीबों के टैक्स का ये पैसा है, किसी के घर का नहीं है। तो इसकी ऑडिट क्यों नहीं होती? आपको लगता है कि कम पैसे में भी आयोजन हो सकता था? कम पैसे में भी आयोजन, छूट है सबको नहाने की। इनका काम केवल जो है सुरक्षा प्रदान करना, कि जो आवे जाएं वो सुरक्षित आवे जाएं। लेकिन ये लोग जो है एक ही जो है पीपे का पुल जो है बनाते हैं, और वो इतना मोटा पीपे का पुल होता है कि फिर उसको बेच देते हैं, कि क्या करते हैं, फिर पीपे का पुल बनाने लगते हैं जो है। फिजूल खर्च हो रहा है। फिजूल, मेरा कहना है कि वहाँ फिजूल खर्च को रोका जाए और इसमें जो इसकी ऑडिट हो, हाँ ऑडिट हो इसकी, कहाँ पैसा खर्च हुआ, कितने पैसे खर्च हुए। ये गरीबों के, मैं क्या बताऊं, जो है उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में 80% जो शिक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश में करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया उनको दिया था मानदेय के लिए। ये 2 अरब रुपया बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका जो है शासनादेश जो है ख़त्म कर दिया, और आज 41 अरब 51 अरब रुपया जो है ये कुंभ के पर खर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की कमान है उसमें बदलाव होना चाहिए? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कमान जो है वो अब सौंप देना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी के पर कोई कमेंट हमारा नहीं है। वो बड़े नेता हैं और देश के नेता हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव अगर पूरे पूरे देश में दूसरे नंबर के नेता हैं, और उन पर कोई कमेंट नहीं है। उनको केवल फंसाने के लिए, डिफेम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है। जैसे पहले उनके पप्पू कहते थे, और पप्पू कह करके उनको डिफेम करते थे। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया, तो पदयात्रा करने के बाद ये पप्पू कहना बंद कर दिए, और आज राहुल गांधी जी का जो निखार है उसको देखते हुए जो है आज वह मुकाबले इनके खड़े हैं, तो उनको डिफेम करके हम उस चीज में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को क्यों सम्मिलित करें? उनको आपको ये लगता है कि अगर कमान अखिलेश यादव के हाथ में रहेगी तो इंडिया गठबंधन और तेजी से आगे बढ़ेगा? सुनिए, अभी जो है कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वह बड़ी पार्टी है, उनके पास 102 एमपी हैं, हमारे पास 37 एमपी हैं। तो हम जो है अभी उनके मुकाबले नहीं हैं, अभी वो लीडरशिप करें। हमारा वक्त कभी आएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से हर प्रांतों में जो है अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, और हर प्रांतों में संगठन खड़ा कर रहे हैं, पूरी ताकत से दिन रात दौड़ रहे हैं, तो कभी वक्त आएगा जब हम उनसे 20 होंगे तो हम कहेंगे कि हमें नेतृत्व दे दीजिए। आज जो है वो नेतृत्व करने लायक हैं, बड़े भाई के रूप में वो हैं, छोटे भाई के रूप में हम लोग हैं देश में। तो हम लोग जो है ऐसे स्पर्धा में नहीं है, ऐसी होड़ में नहीं है। राहुल गांधी जी ही नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, और बीजेपी उनको डिफेम करना चाहती है। अब उनके लोग नाटक करके जा करके अस्पताल में भर्ती हो करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। उनको कहाँ इतना पुलिस नहीं थी कि धक्का मुक्की हो गई जो है, और आईसीयू में जाने की स्थिति में हो गई इनकी जो है। आईसीयू में प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री से मुख्य अथवा टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, आईसीयू भी दिखाया जा रहा। तो ये दोहरा नाटक कैसे चल पाएगा जो? बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।